फिर 7.5 लाख करोड़ रुपए का झटका लग गया है एक दिन में। आज सेकेंड हाफ में अचानक तेज झटका आया है। 1400 पॉइंट का क्रैश हो गया है सेंसेक्स में। और फिर सब लोग हतप्रभ हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। और ज्यादातर लोगों का कहना है कि साहब ये 3 दिन की विनिंग स्ट्रीक थी, 3 दिन से तेजी आ रही थी, उसको इसने एकदम से झटके से तोड़ दिया है। 7,55,000 करोड़ रुपया साफ हो गया है स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन में से। और अब वो 464 लाख करोड़ पे आ गया है बीएसई का टोटल मार्केट कैप। आज सेंसेक्स करीब 1400 पॉइंट गिरा है। और उसके बाद वो थोड़ा रिकवर होकर 1236 पॉइंट नीचे 82,498 पर बंद हुआ है। जबकि निफ्टी 25,400 के नीचे चला गया और आखिर में 25,454 पर जाकर वो सेटल हुआ है। ये जो भारी बिकवाली है बैंकिंग में, मेटल में, ऑटो और एफएमसीजी में, उसके सामने करीब करीब सारे मतलब जो सेंसेक्स के पूरे 30 शेयर हैं सब गिर के बंद हुए हैं, जिनमें इंडिगो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, महिंद्रा, अल्ट्राटेक, ट्रेंट, अडानी पोर्ट्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज तो 3.5% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। जबकि इंडिया विक्स जो बाजार की उठापटक का मीटर है, वोलेटिलिटी का मीटर है, वो 10% बढ़कर 13.5 पे पहुंच गया, 13.5 पे। यानी कि इन्वेस्टर बहुत एंशियस हैं, बेचैन हैं, अनिश्चितता दिखाई पड़ रही है बाजार में भारी। उस निफ्टी में मात्र 3 शेयर ऐसे रहे, ओएनजीसी, हिंडाल्को और एचडीएफसी लाइफ, जो बढ़त के साथ बंद हो पाए। मार्केट की हालत पूरी कुल मिला के खराब थी। 2,927 शेयर गिर के बंद हुए हैं, जबकि 1276 बढ़े हैं और 164 इनमें से अनचेंज रहे। ये बीएसई का एडवांस डिक्लाइन इंडेक्स है। बाजार में जानकारों का कहना यह है कि लगातार जो तनाव बढ़ रहा है, खास तौर पे ईरान के साथ अमेरिका का, और वहां करीब करीब युद्ध जैसे हालत हो गई है, युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं, उसकी वजह से भारी बिकवाली आई है। ब्रेंट क्रूड तेजी से बढ़ा है, जो इस साल में सबसे ऊपर पहुंच गया है कच्चे तेल का दाम, जिसकी वजह से महंगाई का डर पैदा हो जाता है। और उससे ही फिर बाजार में एकदम से वॉलेटिलिटी आती है, अनिश्चितता आती है। और क्यों आती है? क्योंकि वो हॉर्मुज की खाड़ी जो ईरान के साथ आती है, हॉर्मुज की स्ट्रेट, हॉर्मुज की खाड़ी, जहां से बहुत बड़े पैमाने पर तेल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां ट्रांसपोर्ट में रुकावट आ सकती है। जहाजों के आने जाने में, जो ऑयल टैंकर्स आते जाते हैं उनमें बाधा आने के डर से ये तेल के दाम में और उसके साथ जुड़ी हुई चीजों में अनिश्चितता पैदा हो जाती है। और इसके साथ वो रेट कट का सवाल बना ही हुआ है अमेरिका में, कि वहां रेट कट होगा, नहीं होगा, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इसको लेके लगातार अनिश्चितता है। और यहाँ रुपए में कमजोरी भी बनी हुई है। ये सब मिला के भारत के शेयर बाजार को तकलीफ देने वाले कारण पैदा हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो कारण, सबसे बड़ा कारण है, क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? क्या वो करने जा रहा है? क्योंकि मिडल ईस्ट में भारी पैमाने पे अमेरिका फौजें तैनात करता जा रहा है, जिसमें युद्धक पोत हैं, वॉरशिप्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, एरियल रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, यानी वो एयरक्राफ्ट जो हवा में ही, जिनमें वापस तेल भर लिया जाता है, जो लंबी उड़ान के लिए, लंबे हमले के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, ये सब वहां लगा दिए गए। और इससे लग रहा है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ एक लंबी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। अगर ट्रंप ने कह दिया कि हाँ चलिए अटैक कर दीजिए, तो उसके बाद ये एजेंसीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, ट्रंप ने पिछले साल ईरान पर अटैक का ऑर्डर दिया था। और अब वो बार बार चेतावनी देते जा रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर फौज का इस्तेमाल करेंगे, मिलिट्री ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। अगर ईरान न्यूक्लियर मोर्चे पर, कि जो उसने 2018 में अपना समझौता तोड़ा था, उससे पीछे हट गया था, तो क्या वो वापस, जब तक उस अपनी पोजीशन पर नहीं आ जाता है, तब तक वो लगातार अमेरिका उस पर दबाव बनाता रहेगा। दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन का मामला, 2 दिन का की शांति वार्ता हुई है जिनीवा में, लेकिन कोई समझौता हुए बिना वो खत्म हो गई है। क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वो असंतोष जताया है, वो लगातार असंतुष्ट हैं इस बात से, जिस अंदाज में, हालांकि अमेरिका कह रहा है कि वो डिस्कशन बहुत अच्छे, उन्हें बहुत उसमें मीनिंगफुल प्रोग्रेस हुई है, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति इस बात को नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है कि वो बेवजह समय खराब किया गया है, और कोई जो कुछ अभी तक जो नतीजा आया है
वो पर्याप्त नहीं है, ये उन्होंने बाकायदा टेलीविजन पे कह दिया है। उधर अमेरिका में फेडरल रेट कट होंगे कि नहीं, फेडरल रिजर्व रेट कट करेगा या नहीं, ये सवाल बना हुआ है। बहुत सारे अभी पॉलिसी मेकर्स वहां ये कह रहे हैं कि अब बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकती है। अगर इन्फ्लेशन बढ़ा रहा, जैसा कि वहां महंगाई बढ़ी हुई है, तो ऐसे में बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकती है, और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ने का मतलब होता है कि इंटरेस्ट रेट नीचे जाना तो दूर समझिए, कहीं वापस चढ़ने का सिलसिला न शुरू हो जाए। और इसीलिए अब इस बात पे भारी डिबेट है कि जो अगला कट होना है वो कब होगा। अभी वो कब तक उस पर ब्रेक लगा रहेगा, और उसके बाद भी वो होगा या नहीं होगा। 27-28 जनवरी की जो बैठक थी, उसके जो मिनट्स आए हैं उसमें उन लोगों ने कई ऐसे मेंबर्स हैं जिन्होंने माना है कि अभी फॉर सम टाइम, मतलब और भी कुछ समय तक अभी रेट्स को होल्ड पे रखा जाना चाहिए, जब तक, और वो इंतजार कर रहे हैं अब नए महंगाई के और इकोनॉमी के और दूसरे इंडिकेटर्स के डेटा आने का। और उसमें से बहुत से लोग कह रहे हैं कि अब तब तक ब्याज दरें कम करना समझदारी का फैसला नहीं होगा, जब तक ये इस बात के पक्के सबूत न मिल जाएं कि डिसइंफ्लेशन होने लगा है, यानी कि महंगाई बढ़ने का सिलसिला खत्म होके महंगाई गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। तब तक इंटरेस्ट रेट अब नहीं काटे जाने चाहिए। तो यूएस में अगर फेडरल रिजर्व रेट कट डिले करता है, या दाम बढ़ा दे, या ब्याज दर बढ़ा देता है, रेट अगर उसने बढ़ा दी है, तो फिर वो भारत के इक्विटी मार्केट के लिए निगेटिव हो जाएगा तुरंत। क्योंकि जैसे ही वहां यील्ड बढ़ती है तो अमेरिकन इन्वेस्टर फिर बॉन्ड्स में पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है इक्विटी मार्केट से निकलो, और इक्विटी मार्केट से अगर वो निकलते हैं तो वो सिर्फ अमेरिका की इक्विटी मार्केट से नहीं निकलते हैं, अमेरिका की इक्विटी मार्केट से निकलते हैं, और जिन फंड्स में उनका पैसा है वो दुनिया के सारे दूसरे इक्विटी मार्केट से निकलते हैं। और उसमें भारत से फॉरेन पोर्टफोलियो का जो इन्वेस्टर है उसका पैसा और निकलता है। पहले ही यहाँ करीब करीब साल भर हो गया है, एफपीआई लगातार बिकवाली में लगे हुए हैं। तो वहां से और गिरावट होने का मतलब है यहाँ रुपए पर प्रेशर आएगा, लिक्विडिटी पर प्रेशर आएगा, और शेयर बाजार पे भी उसका प्रेशर आना बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर उससे बचना मुश्किल है। तीसरा, जिसको कहते हैं कोड़ में खाज हो गया है, वो है कच्चे तेल का दाम बढ़ना। एशिया में अभी फिर बढ़े हैं। अमेरिका और ईरान के बीच में कोशिश हो रही है कि हम किसी तरह तनाव कम कर लें, लेकिन दोनों तरफ से मिलिट्री एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, हलचल बढ़ रही है। और इसीलिए ब्रेंट क्रूड करीब 24 सेंट बढ़ा है, 0.3% है, लेकिन बढ़ रहा है, जो पिछले दिनों गिर रहा था अब। तो ब्रेंट क्रूड है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट है, डब्ल्यूटीआई जिसको बोलते हैं, ये सारे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, और ये करीब 4% का उछाल उसमें आया है। ये 30 जनवरी के बाद से अब तक का सबसे ऊंचा सेटलमेंट है, सबसे ज्यादा दाम पर सेटलमेंट हुआ है। तो इसका मतलब है ट्रेडर्स को लग रहा है कि सप्लाई में डिसरप्शन हो सकते हैं, तो वो उस हिसाब से भाव बोलने लगे हैं। और अमेरिका की तरफ से कहा गया कि कुछ तो समझौते की तरफ बात बढ़ रही है यूक्रेन और रूस में, लेकिन अभी वहां बिल्कुल जिसको कहें कि कोई मीनिंगफुल एडवांस हुआ हो या कोई अच्छी खबर आने के संकेत मिल रहे हो, तो ऐसा है नहीं ये। और इसके साथ अमेरिका में ट्रेजरी यील्ड बढ़ रहे हैं। लंदन में जो ट्रेड होता है अमेरिकन बॉन्ड्स का, वहाँ 10 साल का जो बेंचमार्क रेट है वो करीब करीब 2.5% की, उसमें 2.5 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी उसमें दिखाई दी है, 4.10 पहुंचा है। और भारत में करेंसी और डेट मार्केट बंद था शिवाजी जयंती के कारण, और फ्राइडे को खुलेगा, लेकिन दबाव महसूस किया जा रहा है दोनों जगह पे, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भी। और आज एकदम से ये सारे कारण बताए गए हैं, और इसके साथ में कहा गया है कि इस वजह से लोगों ने पैसा निकाला, लेकिन लोग कह रहे हैं बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी की है। और एक अन्य कारण है, वो ये है कि सेटलमेंट के पहले कुछ लोग बाजार में खेल करते हैं, और कुछ जानकार ये कह रहे हैं कि ये बाकी सारे कारण निरर्थक हैं, आप जितने कारण बता रहे हैं। सच बात यह है कि बाजार में ऑपरेटरों ने कुछ खेल किया है, जिसकी वजह से आज ये तगड़ा झटका देखने को मिला है। अब कल ये ऐसे ही चलेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। बिजनेस में आज इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।